हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में। तो प्यारे जवानों, नोट्स तो रिवाइज कर ही रहे होंगे, कर रहे हो ना? बहुत बढ़िया भाई साहब, मजा आता है। प्यारे जवानों, हम लोग वेक्टर एडिशन की सेकंड वीडियो में पहुंच चुके हैं। पहली वीडियो आई होप आपने देख ली होगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको दो वेक्टर्स यदि एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो कैसे उनका ऐड करेंगे ये सिखाया था। दोनों के बीच में एंगल यदि 180 डिग्री है तो कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हमने सीख लिया था। आज की ये वीडियो बेहद खास होने वाली है। प्यारे जवानों, कोई सा भी एंगल दे दे 0 और 180 डिग्री के बाद में कोई भी एंगल दे देता है, यदि हमें इनके अलावा, तो हम ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो और पॉलीगन लो का यूज करके किस तरीके से हम इनको सॉल्व करें ये जानेंगे। तो प्यारे जवानों, आज की ये वीडियो बेहद खास होने वाली है। तो उठा लीजिए अपने हथियार, और एक घबराना नहीं है। हथियार मतलब पेन, कॉपी, पेंसिल, स्केल और प्रोटेक्टर। खास तौर पर आज इनकी जरूरत होने वाली है। तो प्यारे जवानों, आज की वीडियो बेहद खास है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो गारंटी देता हूं कि वेक्टर्स के एडिशन में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। हाँ तो जवानों, अब हम लोग जानेंगे दो वेक्टर्स को जोड़ने के नियम। यदि उनके बीच का एंगल ना तो 0 डिग्री है और ना ही 180 डिग्री है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक चीज ध्यान रखें कि अभी मैं आपको ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मेथड्स करा रहा हूं। एक ही बात है, तो अब इन मेथड्स को ध्यान से समझना है। मतलब देखो सिचुएशन क्या है, मैं पहले सिचुएशन समझाऊंगा, उसके बाद मैं स्टेटमेंट लिखवा के सब चीज नोट करवाऊंगा। तो पहले आप सिर्फ थोड़ा सा समझें। क्लियर है? मान लो हमें दो वेक्टर दे रखे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मान लो एक वेक्टर ए दे रखा है हमें। मैंने उस वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। आप सबको मालूम है वेक्टर के लिए जो उसकी लेंथ दे रखी होती है, ये इसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। और जो एरो हेड है वो डायरेक्शन की तरफ होता है। जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर है उधर इसका एरो हेड है। और इसकी जो लेंथ है, एरो की जो लेंथ है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के प्रोपोर्शनल है। माना कि हमें दे रखा है एक वेक्टर ए और माना कि एक दूसरा वेक्टर हमें दे रखा है बी। मेरे प्यारे जवानों, और हमें इस तरीके से दे रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, मतलब इन दोनों की डायरेक्शंस में कुछ एंगल है। लेट अस से एंगल हमें थीटा दे रखा है। अब हम किस तरीके से इसको ऐड करें, क्या नियम है इसके, वो मैं आपको बताने वाला हूं। प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कराने वाला हूं। बेहद आसान चीज है, समझने की है, लेकिन एक बार समझ में आ गई भाई साहब, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्यारे जवानों, आपको समझने पे ध्यान देना है। तो जो तरीका है, जो मेथड है, जो मेथोडोलॉजी है, वो क्या है, कंसेप्ट क्या कहता है, तो मैं याद रखना, मैं आपको करा रहा हूं वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और यदि एंगल ए और बी वेक्टर के बीच में कुछ एंगल थीटा है तब आपको लगाने की आवश्यकता है। यदि 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो इसको यूज करने की आवश्यकता नहीं है। और ये तो आपको पता ही है कि हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड हम लोग समझ रहे हैं। प्यारे जवानों, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसी का एक नाम और भी है हेड टू टेल और टेल टू हेड मेथड। क्या है अभी मैं बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो प्यारे जवानों, हमें इन दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए जो ट्रायंगल लॉ का सहारा लेना है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि साहब हमारे पास एक वेक्टर है ए, तो साहब उसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। माना कि हमने ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब ए वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया तो ध्यान से देखिए, ये टेल है और ये है हेड। तो मैं लिख देता हूं साहब टेल यहां पे और यहां लिख देता हूं हेड। अब वो कहता है
कि भाई साहब ए का जहां पर हेड है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए वेक्टर का जहां पर हेड है वहां पर आप बी वेक्टर की टेल लिखेंगे। मतलब आप यहां पर लिखने वाले हैं बी वेक्टर की टेल। लेकिन ध्यान से समझना है, बी वेक्टर की टेल यहां आएगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका हेड आगे चला जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ए और बी की डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल थीटा था वो थीटा अब भी मेंटेन होना चाहिए। ये दो खास बातें हैं। पहली बात, पहले एक वेक्टर को रखो। दूसरी बात, पहले वाले के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखो। ए के हेड पे दूसरे की टेल रखी हमने। और जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ए और बी के बीच में जो भी एंगल थीटा था वही एंगल थीटा यहां मेंटेन होना चाहिए। तो दो वेक्टर्स के बीच में मैं आपको बता चुका हूं, यदि हम इस ए वेक्टर को सामने धक्का दे दें तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है दोनों की टेल मिलती हुई नजर आएंगी और उस समय दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा और वही अपने को गिवन था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि यदि हमने इन दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है तो अब आप क्या करिए, आप इनका यूज करके जो ट्रायंगल बच गई है, जो मतलब जो तीसरी साइड है ट्रायंगल की, उसको ज्वाइन करिए। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मतलब ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन करना है। मैं इसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। भाई इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि अब की बार बी का देखो, पहले की टेल फिर उसका हेड, फिर टेल, फिर हेड। लेकिन अब जो तीसरा वेक्टर बनने वाला है जिसको हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे तो बी वेक्टर के हेड के साथ इसका हेड ही होना चाहिए, इसकी टेल नहीं आनी चाहिए। ये बात खास है। मतलब देखो, टेल हेड मतलब एक सीक्वेंस थी, टेल हेड, लेकिन अब क्या आया, हेड टेल। मतलब यदि इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो जो हमारा तीसरा वेक्टर आया है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। मतलब हम ये कहेंगे कि वो ए और बी का एडिशन होगा। तो प्यारे जवानों, स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। पूरी स्टेटमेंट अभी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मैं अभी क्या कह रहा हूं, हम दो वेक्टर्स जिनको जोड़ना चाहते हैं उन वेक्टर्स को ट्रायंगल की दो साइड्स में रिप्रेजेंट करेंगे, दो साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि दोनों का ऑर्डर सेम रहे। दोनों का क्या रहे, ऑर्डर सेम रहे। प्यारे जवानों, एक चीज समझना, ऑर्डर का मतलब है कि पहले टेल हेड था ए वेक्टर में, तो दोबारा से भी जब वेक्टर हमने ऐड किया तो उसको भी टेल हेड लिखा। मतलब जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना चाहते हैं साहब, उन दो वेक्टर्स को ट्रायंगल की दो साइड्स में रिप्रेजेंट करें और इस तरीके से करें ट्रायंगल की दो साइड्स में कि दोनों का ऑर्डर सेम रहे। तो प्यारे जवानों, जो तीसरी साइड होगी ट्रायंगल की, यदि हम उसको ऑपोजिट ऑर्डर में ले लें, मैं फिर कह रहा हूं ऑपोजिट ऑर्डर में ले लें, तो वो तीसरी साइड उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगी। इट इज द कंक्लूजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द थर्ड साइड मस्ट बी इन द ऑपोजिट ऑर्डर एंड द टू साइड्स जिनको आप ऐड करना चाह रहे हो, दो वेक्टर्स जिनको आप ऐड करना चाह रहे हो, वो दोनों सेम ऑर्डर में होने चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो जो तीसरी साइड है वो ऑटोमेटिक पहले दो का रिजल्टेंट होने वाली है। अब आपके मन में सवाल आएगा, जी हमें कैसे पता चला ऐसा होगा? भाई साहब, हम ये ट्रायंगल लॉ पढ़ रहे हैं, हमने इससे पहले हजारों बार इसको करके देखा और भाई प्रूव हुआ, इसलिए अब हम यहां पर फॉलो कर रहे हैं।
अब मैं इसका जो रिजल्टेंट वर्ड यूज हुआ है, अब मैं रिजल्टेंट वर्ड पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। डला प्रकाश है, टॉर्च है। तो भाई साहब प्रकाश डालने का मतलब इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको बताना चाह रहा हूं। रिजल्टेंट वर्ड का मतलब यह है कि दो वेक्टर्स जो थे ए और बी, इन दोनों को यदि आप हटा दो और इनकी जगह आप एक रिजल्टेंट आर वेक्टर लगा दो तो हमारा सिस्टम पहले जैसा ही काम करेगा। अब मैं इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालता हूं। हाँ, जैसे मान लो आप गए मार्केट में गए, आपको पता है भाई साहब तरबूज लाने चले गए। अब तरबूज वाले भाई साहब से आपने कहा भाई साहब ऐसा करो 5 केजी तरबूज दे दो। अब वो भाई साहब तरबूज देने लग रहे हैं आपको। अब भाई एक बात बताना मुझे कि जो 5 केजी का तरबूज देंगे, थोड़ी देर के लिए समझ लो डिजिटल वाली जो तराजू है वो नहीं है, ठीक है, बल्कि वो जो हाथ वाली तराजू आती है ना, अरे देखिए ये बीच में से पकड़ते थे, एक डंडी होती थी, एक पल्ला इधर दूसरा पल्ला इधर, ऐसे होता था। तो उसने एक तरफ तरबूज रखे और दूसरी तरफ उसने एक वजन रख दिया, 5 केजी लिखा हुआ था, जिसपे हमने देखा भाई बात बन गई। थोड़ी देर में हमने कहा भाई साहब जरा इस 5 केजी को हटाओ, इसकी जगह रख दो 2 जमा 1। तो भाई साहब क्या इसकी बैलेंसिंग पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या तरबूज ऊपर नीचे होंगे? क्या अब कभी क्या ये कोई पलड़ा नीचे या ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, यदि ईमानदारी से काम हुआ है तो। कहने का मतलब है कि आप 5 केजी अकेला यूज करो या 5 केजी की जगह 2 + 2 + 1 यूज करो, एक ही बात है। लेकिन क्योंकि वहां पर हम मास की लड़ाई लड़ रहे थे और मास तो स्केलर क्वांटिटी थी, तो 2 + 2 + 1 5 ही होना था। लेकिन हम यहां वेक्टर्स कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है, कुछ नियम है, लेकिन मीनिंग जो है रिजल्टेंट का वो तो सेम है कि आप बेशक से आर अकेला यूज करो या फिर आर की जगह पे आर को हटा के ए और बी यूज करो, सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात वैसी है चाहे दुकानदार तराजू में इधर 5 केजी यूज करे या फिर इस 5 केजी की जगह 2 + 2 + 1 यूज करे, सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों बातें एक जैसी ही हैं। तो कुछ वैसी बात यहां है मेरे प्यारे जवानों। तो अब आपको करना क्या है, इसकी मैं डिटेल्ड प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूं। पहले एक चीज आप अपने माइंड में फिट कर लें, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका एक नाम और भी है हेड टू टेल और टेल टू हेड मेथड भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये नाम भी इसका याद रखना है, टेल टू हेड, हेड टू टेल मेथड, भाई एक ही बात है, या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो प्यारे जवानों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अब ये आप नोट डाउन करिए, मैं उसकी इंपॉर्टेंट बातें आपको साथ साथ लिखवा रहा हूं। तो हम लोग लिखेंगे इट स्टेट्स दैट, ये हमें कहता है कि इफ वी रिप्रेजेंट, यदि हम रिप्रेजेंट करें इफ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर्स, रिप्रेजेंट द वेक्टर्स, और कितने वेक्टर है भाई साहब, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, 2 वेक्टर है, ठीक है। इफ वी रिप्रेजेंट द 2 वेक्टर्स टू विच वी वांट टू ऐड, टू विच वी वांट टू ऐड, जिनको हम ऐड करना चाह रहे हैं, बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकिंग इन द सेम ऑर्डर, टेकिंग देम इन द सेम ऑर्डर, यदि दोनों को एक ही ऑर्डर में लेकर के हम इनको ट्रायंगल की 2 साइड्स में रिप्रेजेंट कर दें, देन द थर्ड साइड, जो तीसरी साइड होगी, लिख लीजिए, देन द थर्ड साइड टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर विल बी देयर रिजल्टेंट, वो उनका रिजल्टेंट होगी। अब मैं एग्जांपल्स की हेल्प से आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं। हाँ तो मेरे प्यारे जवानों अब ध्यान से समझना कैसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। पहले मैं बिना वैल्यू वाले लिख रहा हूं, जैसे कि सिर्फ चित्र बनाना है। भाई ट्रायंगल लॉ का ज्योमेट्रिकल मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होने वाली चीज है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। तो भाई सबसे पहला एग्जाम्पल है, लेट अस से बी वेक्टर हमारा इधर दे रखा है और जो ए वेक्टर है वो इस तरीके से दे रखा है, और भाई साहब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, तो चित्र ड्रॉ करना है, कैसे करें, कर लो एक बार जल्दी से और फिर आंसर को मैच करना है। तो
तो प्यारे जवानों देखो करेंगे क्या हम लोग, हमारे पास कर रहे हो क्या ट्राई, हाँ ट्राई कर रहे हो क्या, चलो कर लो, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से बनाएंगे ट्रायंगल। इसकी ट्रायंगल कैसे बननी है और फिर आप आंसर को मैच करेंगे। 1 मिनट आपके पास है, जल्दी से फास्ट, शाबाश। हाँ तो जवानों अब देखें तो भाई साहब देखो हमारे पास ये जो वेक्टर है ए वेक्टर और ये जो वेक्टर है बी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो इनको ट्रायंगल की 2 साइड्स में रिप्रेजेंट करेंगे। और प्यारे जवानों दोनों साइड्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये लाइन आपको बार बार बोलनी है कि इन दोनों को ट्रायंगल की 2 साइड्स में रिप्रेजेंट करो, टेक इन द सेम ऑर्डर। ये लाइन जरूरी है बार बार बोलनी ताकि दिमाग को ट्रेनिंग मिल जाए। अब प्यारे जवानों अब यदि हम इस वेक्टर को गौर से देखें और इस वेक्टर को गौर से देखें, लेटस से उसने अपने को यहां पर जो एंगल है वो भी दे रखा है, दोनों के बीच का एंगल मान लो दे रखा है उसने थीटा, मान लो उसने ऑलरेडी ये चीज दे रखी है क्योंकि कुछ ना कुछ तो एंगल है ही इन दोनों के बीच में, लेटस से ये थीटा है। तो इनसे ट्रायंगल कैसे बनाएं, अब मुद्दे की बात है भाई साहब। अब भाई कुछ लोग क्या कहेंगे कि जी ए वेक्टर को फिक्स रख लो, मतलब ए ऐसा दे रखा है, इस ए को ऐसे का ऐसा एज इट इज मैंने पैरेलल शिफ्ट किया है, एज इट इज मैंने यहां रख दिया, एज इट इज जैसा था यहां पर ए डिट्टो वैसा ही मैंने यहां बना दिया। अब इसकी ये टेल है और ये क्या है साहब इसका हेड और ये है नाम इसका ए वेक्टर। अब टेक्निकली क्या करना है, बी वेक्टर की टेल जो है ये है, हेड जो है ये है, तो आपको मैंने ट्रायंगल लॉ में समझाया था टेल हेड, तो अब भी क्या आएगा सेम ऑर्डर रखना है तो टेल हेड, तो मतलब यहां पर उसकी टेल लेकर आनी है। तो मेरे प्यारे जवानों इस वेक्टर की यदि हम टेल लेकर आए इस जगह पर तो थोड़ा सा हमें सावधान रहना पड़ेगा, मतलब इस वेक्टर की टेल यहां कैसे लाएं। और कुछ लोग कहेंगे कि साहब इस तरीके से लाओ, इस तरीके से लाओ, पहले मैंने कराया भी तो है, भूल गए क्या भाई साहब, इस तरीके से लाओ कि हम इसको पैरेलल शिफ्ट करें, इसके मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। तो भाई इसको हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे, इसके पैरेलल यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे और फिर ऐसे ऐसे हम लोग यहां पर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स लेट अस से ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल बन चुकी है और ये वेक्टर आ चुका है हमारा बी वेक्टर। अब मान लो कि आपको कैसे विश्वास हो कि यार वाकई ये चीज सही करी है हमने, इसका टेक्निकल विश्वास कैसे होगा, क्योंकि फाइनल आंसर तो हमें मेजरमेंट स्केल की हेल्प से ही नापना पड़ेगा। तो टेक्निकली आप कैसे देखेंगे, ये जो ए वेक्टर की डायरेक्शन थी, ये जो बी वेक्टर की डायरेक्शन थी, इनके बीच में कुछ एंगल था थीटा, वही एंगल थीटा यहां होना है, वही एंगल थीटा यहां होना है। अब ये वेक्टर की बी वेक्टर की यहां टेल है, इसका यहां पे हेड है। प्यारे जवानों अब इसको जो तीसरी साइड बच गई ट्रायंगल की, इसको आप ज्वाइन कर दो तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। और डायरेक्शन देखनी है कि डायरेक्शन इधर आएगी या ऊपर आएगी, इसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं, ऑर्डर को अपोजिट कर देंगे, टेल हेड टेल हेड। तो अब की बार क्या आएगा, हेड और टेल। तो मेरे प्यारे जवानों इस डायरेक्शन में इस तरीके से एरो बन जाएगा, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ए और बी का उसकी डायरेक्शन ये होनी है। मेरे प्यारे जवानों बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी ये। अब मैं इसको थोड़ा वैल्यू लेके समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी इसी के लिए मैं वैल्यू पुट करता हूं। मान लो हमें दे रखा था ए वेक्टर था 10, चलो 10 नहीं लेता मैं, कुछ और वैल्यू ले लेता हूं, छोटी ले लेता हूं ताकि आपको लिखने में परेशानी ना हो। मान लो मैंने ले लिया ये 3 न्यूटन का फोर्स था अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये कोई भी डायरेक्शन थी, ये फोर्स है भाई साहब FORC, ठीक है, ये 3 न्यूटन का फोर्स है, किसी एक डायरेक्शन में है, डायरेक्शन हमें ऐसे दे रखी है इस तरफ। माना कि बी वेक्टर जो है ये हमें दे रखा है 4 न्यूटन और ये किसी दूसरी स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, एनी अदर स्पेसिफिक डायरेक्शन में है।
और साहब अपने से पूछ लिया कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, तो बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा। यदि ए और बी के बीच का जो एंगल है माना कि वो 110 डिग्री है। अब भाई साहब अपने तोते उड़ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। हमें क्या करना है मेरे प्यारे जवानों, अब हमें सबसे पहले ए वेक्टर की 3 न्यूटन लंबाई को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब बड़ी टेढ़ी बात है, 3 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं, 3 मीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं, 3 न्यूटन कैसे ड्रॉ करें? कहीं ऐसा सोच तो नहीं रहे हो मेरे प्यारे जवानों? 3 न्यूटन को ड्रॉ करने का तरीका बताया था मैंने पहले, और याद नहीं है तो मैं अब बता देता हूं। अब मान लो यार, लेट कर लो कि 1 न्यूटन इज प्रोपोर्शनल टू 1 सेंटीमीटर। 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के लिए बराबर हो गया। ये एक आपने लेट कर लिया, ये आपने स्केल यूज कर लिया है, लेट इट इज द स्केल। हमने स्केल यूज कर लिया कि साहब 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे जवानों कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम ए वेक्टर की जगह पे 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा जी हम ऐसे कैसे खींचें, ऐसे टेढ़ी लाइन कैसे खींचें? अरे भाई साहब स्केल की हेल्प से खींचो। अब यदि आपको डाउट है कि जी इधर कैसे खींचे, तो वो एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ एंगल रेफरेंस लाइन के साथ दे देगा। मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसने कुछ एंगल दे दिया, 120 डिग्री 130 डिग्री कुछ भी दे दिया, तो वैसे ही आप एंगल बनाओगे इस लाइन के साथ, और सीधी सी बात है ये 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दोगे, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर। फिर आपकी बात आएगी साहब बी वेक्टर को कैसे लिखें? तो ए वेक्टर से अपनी लाइन को आगे एक्सटेंड करो, डॉटेड, याद रखना डॉटेड एक्सटेंड करनी है, ताकि इस लाइन के साथ ये जो एंगल थीटा 110 डिग्री दे रखा था, तो आप इस डायरेक्शन में 110 डिग्री बना पाए। भाई साहब प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना है, कभी ज्योमेट्री यूज करने लग जाओ जी मैं तो प्रकार से बनाऊंगा जी, कंपास से बनाऊंगा, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प से, डी जो है ना, डी हमारे पास, उसकी हेल्प से बनाना है। 110 डिग्री जैसे ही बनाया, इधर एक लाइन खींच दो 110 डिग्री पर, और कितनी लंबी लाइन खींचनी है साहब? 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दो। क्यों? क्योंकि 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड हो गई है साहब, ये कितनी सेंटीमीटर हो गई है? 4 सेंटीमीटर। अब पता है इन दोनों का आंसर क्या आएगा? आप यहां पर इस जगह से इस जगह तक स्केल की हेल्प से यहां एक लाइन ड्रॉ करें, और स्केल की हेल्प से ही इसको मेजर भी कर ले। याद रहे इसको मेजर भी करना है, इसकी जो मेजरमेंट आएगी वही रिजल्टेंट होगा। अब क्योंकि मैंने आपको रैंडम वैल्यूज दी है, तो मान लो लेटर से इसका जो रिजल्टेंट आया, मान लो वो आ गया 5.4। इसका मतलब इस लंबाई की वैल्यू आ गई 5.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना आया है? जो भी यहां पर वैल्यू आई थी न्यूटन में कन्वर्ट कर दो, 5.4 सेंटीमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स कितना बन जाएगा? 5.4 न्यूटन। तो ये हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात आएगी साहब डायरेक्शन क्या बताएं? तो मैंने आपको बताया तो सही कि डायरेक्शन इस ऑर्डर में, इस तरीके से अपोजिट ऑर्डर में लेनी है। तो इसको आप बोलेंगे कैसे? ये तो ईस्ट वेस्ट नहीं है, ये तो नॉर्थ साउथ भी नहीं है, तो क्या बोले साहब? ये तो हॉरिजेंटल या वर्टिकल भी नहीं है, तो इसको क्या बोले? तो मेरे प्यारे जवानों, आप इसको मान लो ए के साथ इसका एंगल नाप लो। लेटेस्ट से एंगल आया 30 डिग्री, तो आप कह दो द रिजल्टेंट वेक्टर R is making 30 डिग्री एंगल विद द A वेक्टर। ये एक तरीका है डायरेक्शन बताने का। अब जरूरी नहीं है कि आप A वेक्टर के साथ ही एंगल नापो, हो सकता है कि आप B वेक्टर के साथ एंगल नापो,
हो सकता है कि आप एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नाप दो, किसी के साथ भी एंगल नाप सकते हो। तो मेरे प्यारे जवानों, इस सेंस में हम लोग कोई भी दो वेक्टर हमें गिवन है उनका वेक्टर सम निकाल सकते हैं। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग पे एक चीज छाई होगी कि यार 3 और 4 को जोड़े तो आंसर 7 ही आना चाहिए था। ओ मेरे भाई, यदि 7 ही होता तो फिर हमें ये सारा तामझाम करने की क्या आवश्यकता थी? तो ये तो हमने पहले बचपन में पढ़ लिया था, छोटी क्लासेस में पढ़ लिया था ना, ये तो हमने घर पे सीख ली थी ये बातें। तो वो 3 और 4 7 होते हैं। तो यहां पर आंसर 7 नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ए और बी के बीच में कुछ एंगल थीटा दे रखा है जो 0 डिग्री नहीं है। हाँ, 0 डिग्री होता तो आंसर 7 आता, इतना हम कुछ नहीं करते। लेकिन यदि कुछ और एंगल था तभी तो हम ट्रायंगल लॉ की बात कर रहे हैं। तो प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, लेकिन एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं। हाँ, तो मेरे प्यारे जवानों, अब मैं आपको कुछ काम देने वाला हूं और उसको आपको हाथों हाथ करना है। क्या करना है? आपको एक ए वेक्टर दिया है जो इस डायरेक्शन में दिया है, जिसकी वैल्यू दे रखी है मैंने 3 न्यूटन। दूसरा वेक्टर मैंने दिया है बी वेक्टर जो इसके 90 डिग्री पे दे रखा है। कितने डिग्री पे दे रखा है? 90 डिग्री पे दे रखा है। मान लो वैल्यू दे रखी है 4 न्यूटन। आपको फाइनल आंसर बताना है। यह है पहला क्वेश्चन। जल्दी से सोल्व करो, मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर इसको हम आगे प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है। मान लो ये वेक्टर है 3 न्यूटन, मान लो ये वेक्टर है 4 न्यूटन, और साहब इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, मजा आने वाला है। और मान लो एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं यहां पे। मान लो ये वेक्टर दे रखा है साहब 3 न्यूटन और एक वेक्टर दे रखा है 4 न्यूटन, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री दे रखा है। तो तीनों ही केस में फाइनल आंसर निकालने हैं। याद रखना मेरे प्यारे जवानों, ट्रायंगल लॉ निकालते समय या कोई सा भी पैरेललोग्राम लॉ देखेंगे या पॉलीगन लॉ देखेंगे, आप याद रखना जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में दे रखा है उसको अपनी मर्जी से घुमा मत देना। आप उसको पैरेलल तो शिफ्ट कर सकते हो लेकिन घुमा नहीं सकते। मतलब घुमाएंगे तो भाई एंगल बदल जाएगा, तो फिर तो कुछ और ही आएगा। और हम तो ज्योमेट्री से आंसर निकाल रहे हैं, बिना कैलकुलेशन के आंसर निकाल रहे हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, इन सभी क्वेश्चंस में हम लोग एक स्केल यूज कर लेते हैं। लेट अस से 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साहब, 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे। खींच ली, बहुत बढ़िया। फिर इस जगह के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इधर जो लाइन थी इसके साथ बी वेक्टर बनाएंगे। ध्यान रखना एंगल ये वाला बनाना है क्योंकि एरो इसका ऐसे लगा हुआ है। अब आप कहोगे जी 90 डिग्री तो इधर भी बना लेते। गलत बात नहीं है, आपकी बात सही है, लेकिन भाई सही के साथ साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी तो मतलब कंसेप्ट भी तो सही रखना है कि एंगल ये देखना है। क्लियर है? अब ये वाली लाइन खींचनी है 4 सेंटीमीटर और फिर क्या करना है, यहां से यहां तक एक लाइन ज्वाइन कर देनी है और स्केल की हेल्प से इसकी वैल्यू नापनी है और नापने के बाद यहां लिख देनी है जो भी आंसर आएगा। तो जल्दी से देखो, आपका आंसर आना चाहिए 5 सेंटीमीटर। यदि आपका आंसर 5 सेंटीमीटर आया है तो सही है, और याद रहे एरो ऊपर की डायरेक्शन में लगाना है। अब आप इसी के साथ साथ क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला एंगल है, ये जो एंगल है ए वेक्टर के साथ इसका थीटा एंगल है, ये अल्फा ले लो। चलो थीटा की जगह अल्फा ले लो। थीटा अपन नॉर्मली इसको लिख रहे हैं तो इसको अल्फा ले लेते हैं। तो ये जो अल्फा है इसको भी आप नापेंगे, और इसको यदि आप नाप रहे हो, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे जवानों, ये एंगल लगभग 53 डिग्री होना चाहिए। यदि इतना आया है इसका मतलब आप ट्रायंगल लॉ को ड्रॉ करना सीख गए। छोटी मोटी एरर हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादा एरर नहीं होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन के बाद ये चीज आएगी। इनको सॉल्व करने का फॉर्मूला बताऊंगा मैं, वहां से हम डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका अरेंजमेंट। जिस बंदे को ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ का अरेंजमेंट समझ में आ गया, उसके लिए वेक्टर 0 है, कुछ नहीं है वेक्टर्स। और यदि उसको समझ नहीं आया तो वेक्टर्स के लिए वो बंदा 0 है। तो प्यारे जवानों, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को।
अब इसमें 3 न्यूटन ये है, 4 न्यूटन ये है, तो सीधा यहां ज्वाइन कर दो, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। जिन्होंने ऐसा किया है उन्होंने तो भाई साहब घपला कर दिया है, घोटाला हो चुका है। क्या घोटाला हुआ? उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि भाई ये ए वेक्टर है, ये टेल और ये हेड है, तो इसकी टेल से इसकी टेल नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि होना क्या चाहिए, ये टेल है, ये हेड है, ये 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची आपने, उसके बाद दोबारा से आपको मालूम है ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है, इसके साथ आप इधर ये 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये 4 न्यूटन लंबी लाइन खींचो, मतलब 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचो। प्यारे जवानों, यही तो ध्यान रखना है, टेल हेड, और फिर यहां हेड पर रखा जाएगा दूसरा वेक्टर जिसकी टेल रखी जाएगी, और फिर रखा जाएगा हेड। और प्यारे जवानों, अब इस लाइन को यहां से यहां मिलाओ, ये आंसर आएगा। मिलाना है, कैलकुलेट करना है, स्केल की हेल्प से इसको नापना है, और इसके ऊपर जो एरो है वो ऊपर की तरफ लगाना है। जैसे देख लो खुद ही, ये टेल हेड, फिर टेल, फिर हेड, तो अब क्या आएगा, हेड और टेल, तभी तो अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो आपको काम क्या करना है, इसकी लंबाई नापनी है, और साथ ही साथ में ये एंगल भी नापना है अल्फा, और इसकी लंबाई कितनी होगी वो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, और ये अल्फा कितनी होगी ये हम अल्फा से इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को कह देंगे कि 3 न्यूटन वाले से इतने डिग्री पर आर वेक्टर लगाना पड़ेगा। मतलब भाई 2 बंदों को हटाओगे तो उनकी जगह किसको लगाएं? मतलब इसको ऐसा समझ लो आप, एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा था, दूसरा इधर लगा रहा था, टेढ़े टेढ़े लगा रहे मान लो, तो इन दोनों को हटा के एक फोर्स लगाना चाहते हैं, तो लगाना तो चाहते हैं लेकिन उसको इसकी जगह लगाएं या इसकी जगह लगाएं या कहीं दूसरी जगह लगाएं, कहां पर लगाएं, इसलिए हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन की जरूरत है। तो मेरे प्यारे जवानों, हम इसको और इसको हटा के रिजल्टेंट कहां लगाएंगे वो जानकारी हमें अल्फा देगा। मान लो अल्फा आ गया 20 डिग्री, इसका मतलब है कि ये मान लो 3 न्यूटन का फोर्स था, इससे 20 डिग्री पर आप बंदे को लगा दो जो आर वाला बंदा है, और वो आप लगा दोगे तो इस सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्यारे जवानों, अब जरा इसको देखो। अब आपके मन में यही ये तो सवाल नहीं है कि साहब ये टेल ये हेड, तो भाई इधर तो नहीं जुड़ने वाला, टेल हेड तो मत कर देना, तो क्या करें जी? तो आप ये करो जी, पहले ये लाइन खींचो जी 3 न्यूटन की, खींच ली, उसके बाद क्या कह दिया जी, 4 न्यूटन, इसकी इस लाइन के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए 4 न्यूटन की लाइन खींचो, खींच ली, और ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का एंगल बनाओ। अब ये मत कंफ्यूज होता ना जी, न्यूटन में लाइन कैसे खींचेंगे वो मैं बता चुका हूं, स्केलिंग की हेल्प से खींच लेंगे, मतलब हम मान लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, मुद्दे की बात ये थी कि इसकी टेल, इसका हेड, फिर आएगी टेल, फिर आएगा हेड, लेकिन ये वाला एंगल 120 डिग्री का था, और ये एंगल 120 डिग्री का आने के बाद यहां से यहां ये ज्वाइन कर लेंगे, स्केल की हेल्प से इसको नाप लोगे, ये रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालनी है, और इसका इसके साथ एंगल क्या होगा ये निकालना है। तो प्यारे जवानों, कभी भी आपको 2 वेक्टर दे रखे हूं, कभी भी दे रखे हूं, मान लो मैं आपसे कह दूं कि एक है 6 न्यूटन का फोर्स, एक है 8 न्यूटन का फोर्स, और दोनों को जोड़ के बताओ यदि दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है तो फाइनल क्या होगा। तो आप क्या लिखो, 6 न्यूटन का मान लो, ऐसे मान लिया हमने, फिर इसके साथ 60 डिग्री के ऊपर 8 न्यूटन लगा दिया, और फिर भाई साहब ट्रायंगल की तीसरी साइड जो थी वो हमने मेजर कर ली, उससे हम रिजल्टेंट जो आएगा उसकी जानकारी हम हासिल कर लेंगे। तो मेरे प्यारे जवानों, ये ट्रायंगल लो था, इसके इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, और फिर हम आगे जाने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मजा आने वाला है भाई साहब। यदि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ के स्टेटमेंट्स को आपने अच्छे से रियलाइज कर लिया तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं आपको कराता हूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसकी स्टेटमेंट को हम समझेंगे। क्लियर है? एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं। हाँ तो जवानों, अब हम जानने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। भाई साहब बेहद आसान चीज है। पिछले ट्रायंगल लॉ में ना थोड़ा ऑर्डर का लफड़ा था, तो कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, तो इसके अंदर हम बिना ऑर्डर वाली चीज देखने वाले हैं। भाई ध्यान से समझना है। देखो, मान लो 2 वेक्टर को जोड़ना है, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है साहब बी। इन 2 वेक्टर्स को हम जोड़ना चाहते हैं, दोनों के बीच में मान लो एंगल थीटा है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता क्या कहता है? यह कहता है कि भाई इन 2 वेक्टर्स को जिनको आप जोड़ना चाह रहे हो,
इन दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि दोनों की टेल्स मिल रही हो। भाई ध्यान से समझो, दोनों की टेल्स एक दूसरे को टच कर रही हो या दोनों के हेड एक दूसरे को टच कर रहे हो। मतलब पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड तो ये दो भी हो सकती है या फिर ये दो भी हो सकती है, ए और बी भी हो सकती है। क्लियर है? तो इन्होंने क्या कहा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या कहा कि ऐसे दो वेक्टर जिनको जोड़ना है इनको दो एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स में रिप्रेजेंट करो और इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि दोनों की टेल मिले और वी कैन सी दैट दोनों किसी एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो। तो भाई साहब हमने दो साइड्स में रिप्रेजेंट कर लिया, तो पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के लिए इसके पैरेलल यहां लाइन ड्रॉ कर दो और इसके पैरेलल यहां पर लाइन ड्रॉ कर दो। तो फिर पता है क्या कहता है, वो कहता है देन इन दैट सिचुएशन जो इनका कॉमन पॉइंट था उस पॉइंट से निकलने वाला डायगोनल अवे जो रहेगा वो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट देगा। मतलब ये जो है, जो बोल्ड से मैंने लिखा है, ये आर वेक्टर हो जाएगा और साहब आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर जमा में बी वेक्टर। ये चीज ध्यान रखनी है प्यारे जवानों। अब ये वैसे तो मैं बताऊं आपको, ये ट्रायंगल लॉ वाली बात थी, कोई अलग चीज नहीं थी। खुद ही सोचो, ट्रायंगल लॉ से यदि हम इन दोनों को रिप्रेजेंट करते तो इस बी वेक्टर को इधर रिप्रेजेंट करते तो ये बी वेक्टर यहां चला जाता और इसी के पैरेलल ये था, तो ये पैरेललोग्राम बनना ही था, तो ये तीसरी जो साइड होती ये रिजल्टेंट होती। तो एक्चुअल में लेकिन इसमें हमने ऑर्डर का लफड़ा नहीं किया, इसमें हमने सीधा लिख दिया। क्या लिख दिया हमने, इन द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वे रिप्रेजेंट द वेक्टर्स विच वी वांट टू ऐड। हम ऐसे वेक्टर्स जिनको जोड़ना चाह रहे हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सच दैट दीज हैव ए कॉमन पॉइंट देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल है मेरे प्यारे जवानों, वही इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको अच्छे से बात समझ लेनी चाहिए। अब तो बेहद आसान चीज हो गई है। अब मान लो कोई आपसे कह देता, लेट अस से कोई आपसे कहता है कि मैं आपको दो तीन एग्जांपल देके समझाता हूं कि भाई इस तरीके से वेक्टर दे रखे हैं, आप इनको जोड़ के दिखाओ। तो भाई साहब लो ना, अभी हम जोड़ देंगे, कुछ करना ही नहीं है। पैरेललोग्राम बनाना बेहद आसान हो गया है हमारे लिए। कैसे हो गया है अभी मैं बता देता हूं। मान लो उसने कहा एक वेक्टर इधर है, ये मान लो बी वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है, मान लो ये ए वेक्टर है। अरे तो कुछ भी बात नहीं भाई साहब, इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को इस तरीके से करो कि ये दोनों एक दूसरे को टच कर जाएं यहां पे कॉमनली। तो दो एडजेसेंट साइड्स हो गई पैरेललोग्राम की, ये ए हो गया ये बी हो गया। तो साहब इसके पैरेलल यहां लाइन खींच लो और इसके पैरेलल यहां पे लाइन खींच लो और साहब जब ये लाइन खींचेंगे हम तो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से मिलने वाली लाइन ही हमें रिजल्टेंट की जानकारी देगी। और इसकी डायरेक्शन देखने के लिए आप यहां अल्फा बीटा जो भी एंगल बताना चाहते हो बता सकते हो। क्लियर है? मान लो मैंने जो पिछले एग्जांपल्स दिए थे, यदि हम उन्हीं को पैरेललोग्राम लॉ से करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं जी। बेहद आसान चीज है, बेहद आसान है, आपको 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया था 3 न्यूटन एक फोर्स है, एक 4 न्यूटन फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, बताओ। तो ये लो जी 3 न्यूटन लिखा मैंने, मान लो ये ए है ये बी है, दे रखे हैं, ओके। और इन दोनों को दूसरा मैंने यहां लिखा बी, ये लिखा साहब ए, दोनों के बीच में एंगल कितना लिखा 90 डिग्री। रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, इसके पैरेलल यहां लाइन खींच दो, इसके पैरेलल यहां लाइन खींच दो। ये अब ये जो डायगोनल आया है ये डायगोनल हमें रिजल्टेंट दे देगा। खत्म हुआ। ऐसे ही मान लो इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री हो गया, तो कैसे करेंगे भाई साहब, बताया था मैंने। तो जो मैंने 3 एग्जांपल पिछली बार कराए थे वो तीनों एग्जांपल ट्रायंगल लॉ से भी करो, तीनों एग्जांपल पैरेललोग्राम लॉ से भी करो और फिर आपस में वेरीफाई करो। यदि आंसर सेम आ गया तो आपने सही किया है, नहीं तो भाई साहब गड़बड़ है। फिर दोनों को ढंग से दोबारा से पढ़ो। क्लियर है? तो प्यारे जवानों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेहद आसान है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अब ट्रायंगल लॉ हमने समझ लिया, उसके एग्जांपल्स हमने बड़ा धीरे धीरे किया, तो अब हम इसको थोड़ा सा आसानी से और थोड़ा स्पीड से कर सकते हैं।
तो मेरे प्यारे जवानों अब इसके बाद आती है अगली लाइन, अगली बात, और वो है पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, फिर पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन कराता हूं। हाँ तो जवानों अब हम चर्चा करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन की। एक्चुअल में भाई एक बात बताओ मुझे, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि दो वेक्टर को ऐड करना है, लेकिन मान लो 3 वेक्टर हैं या 4 वेक्टर हैं या n वेक्टर हैं, तो किस तरीके से करें? तो भाई साहब हम ट्रायंगल लॉ के पास गए, मान लो एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, मान लो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल दे रखा है θ1, क्लियर है। मान लो फिर एक वेक्टर c है जिसका b के साथ एंगल दे रखा है मान लो θ2। लेट अस से हम चाहते हैं कि हम तीनों को जोड़ें, तो क्या करें जी? तो भाई साहब जोड़ लो ना तीनों को, क्या मनाही है? यदि हम तीनों को जोड़ेंगे तो उसके लिए हम ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ का सहारा 2 को जोड़ने के लिए ले सकते हैं। तो एक तो तरीका क्या है कि पहले इन 2 को जोड़ लो, फिर इन 2 का जो आंसर आए उसके साथ इस तीसरे को जोड़ लो और फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। अब इन 2 को ट्रायंगल लॉ से जोड़ के या पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ के आंसर निकालो, फिर उस आंसर को इसमें जोड़ो और फिर फाइनल आंसर आएगा। ये तो तरीका है। तो एक और तरीका भी है हमारे पास डायरेक्ट। वो तरीका क्या कहता है कि यदि हमारे पास n वेक्टर्स हैं, इफ वी वांट टू ऐड n वेक्टर्स, यदि हम n वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं, देन रिप्रेजेंट, जैसे था ना कि 2 वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो उनको 2 साइड ऑफ ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, टेकन इन द सेम ऑर्डर। सेम ऐसे ही ये ट्रायंगल लॉ का बड़ा भाई है, एक प्रकार से समझ सकते हो। तो इफ वी वांट टू ऐड n वेक्टर्स देन रिप्रेजेंट दीज वेक्टर्स बाय n साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। एक पॉलीगन की n साइड्स में रिप्रेजेंट करो, टेकन इन द सेम ऑर्डर, और सारे के सारे ऑर्डर क्या होने चाहिए? ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम। यदि सेम ऑर्डर में ले ले देन याद रखना, ये जो हमने n साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, n साइड्स ऑफ द पॉलीगन रिप्रेजेंट करा, इसमें आप एक चीज लिख लेना, दिस पॉलीगन इज ओपन, इट इज नॉट द क्लोज्ड पॉलीगन। ओके, मतलब हम क्या करने वाले हैं, जो n वेक्टर हमारे पास हैं उन n वेक्टर्स को किसी ओपन पॉलीगन की n साइड्स में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और किस तरीके से करने वाले हैं? टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द क्लोजिंग साइड लिख लो, देन द क्लोजिंग साइड विल गिव द रिजल्टेंट व्हेन टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। जब हम उसको ऑपोजिट ऑर्डर में लेंगे तो वो हमें रिजल्टेंट की जानकारी देगी। मेरे प्यारे जवानों, यदि हम जरा गौर से देखें, हमारे पास 3 वेक्टर हैं। सबसे पहले हमने ए वेक्टर को लिखा, फिर ए की लाइन हमने थोड़ा डॉटेड से आगे खींची और बी वेक्टर को लिखा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल था वो θ1 था। कैसे पता चला? साहब दे रखा है, हम तांत्रिक वांत्रिक ना ही है। उसके बाद बी वेक्टर की जो डायरेक्शन थी, इसके साथ हमें सी वेक्टर दे रखा है θ2 एंगल पे। अब यहां थोड़ा अलर्ट रहना है, कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए एंगल बी की डायरेक्शन के साथ ना दे करके ए के साथ ही एंगल दे देता है। तो आपको सावधान रहना है कि ये एंगल ए के साथ गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है या ये वाला एंगल गिवन है, तो वो आप क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो प्यारे जानो, जो भी गिवन होगा आप वो लिख देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको एक ये वेक्टर मिल गया, एक ये वेक्टर मिल गया और एक ये वेक्टर मिल गया। इंटरेस्टिंग बात क्या है? टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, इसका मतलब ऑर्डर क्या है? सेम। तो मेरे प्यारे जवानों, अब यदि हम अपोजिट ऑर्डर में ये लाइन जोड़ दें, ये क्लोजिंग साइड होगी, ये हमें इनका रिजल्टेंट देगी। मतलब आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर जमा बी वेक्टर जमा सी वेक्टर के बराबर होगा। तो क्योंकि मैं अभी आपको ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मेथड सिखा रहा हूं, तो मैं अभी इसको प्रूफ तो नहीं कराऊंगा, एनालिटिकल मेथड में हम इसका प्रूफ भी करेंगे। हम यहां पर हम ये भी जानेंगे कि जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब ए को बी में जोड़ो या बी को ए में जोड़ो, सेम ही होता है। इट इज ऑल्सो एसोसिएटिव ओवर एडिशन। हम ये भी जानेंगे, इनको हम आगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, इसमें आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो पॉलीगन है, यदि इसमें n वेक्टर्स को ऐड करना है तो जो पॉलीगन बनेगा उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? n+1।
जैसे ट्रायंगल में 2 वेक्टर को जोड़ना था तो ट्रायंगल में साइड कितनी होती थी, 3। मान लो 4 वेक्टर हैं तो पॉलीगन कितनी साइड्स का बनने वाला है, 5। जो 4 साइड्स का पॉलीगन होगा वो तो ओपन होगा। जैसे यहां पर मैंने 3 वेक्टर लिए थे, ए बी और सी, तो पहले मैंने ए लिखा, फिर मैंने बी लिखा, फिर मैंने सी लिखा, तो यदि मैं इसको ना मिलाऊं तो ये एक ओपन पॉलीगन है हैविंग 3 साइड्स। नाउ द क्लोजिंग साइड मस्ट बी टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। बेटे ये ध्यान रखना ही रखना है, यदि हम इसको ऑपोजिट ऑर्डर में लेंगे सिर्फ तब जाकर के इसका प्लस इसका वेक्टर सम इसके बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप इन तीनों की जगह इस अकेले को यूज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम एक जैसा ही रहेगा। हाँ, इसकी डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब आप क्या करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे। क्या एग्जांपल, मान लो फॉर एग्जांपल आप लेंगे ए की वैल्यू है 3 न्यूटन, ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है मान लो 4 न्यूटन, सी का मैग्नीट्यूड है मान लो 5 न्यूटन, इन दोनों के बीच में एंगल है मान लो 30 डिग्री, इन दोनों के बीच में मान लो 40 डिग्री। तो फाइनल रिजल्टेंट कितना होगा ये आपको निकालना है। अब एक बार कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, जैसे मैंने समझाया है, 3, 4, 5, 30 डिग्री, 40 डिग्री, और इसको स्केल के हेल्प से नाप लेंगे और ये वाला एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से नाप लेंगे। ये है एक तरीका। अब आप दूसरा तरीका फॉलो करेंगे, वो कौन सा है कि पहले ए और बी को लिखेंगे, सिर्फ ए और बी को, फिर ट्रायंगल लॉ लगाएंगे और ये साइड रिप्रेजेंट करेंगे, कर दी। फिर ये जो आया है ये और इसी के आगे जो सी बच गया वो लिखेंगे और उसके बाद फिर इन दोनों का यूज करके ये चीज निकालेंगे और आंसर सेम आना चाहिए। यदि आंसर सेम आया इसका मतलब सही है, नहीं तो भाई साहब हम हैं कुछ ना कुछ कांड कर दिया हमने, हमें थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे जवानों, गलतियों से नहीं घबराना है, गलतियों से ही हमें आगे बढ़ना है, सीखते चलना है, लेकिन एक तरह की गलती बार बार नहीं करनी है, कोशिश यही करनी है। तो मेरे प्यारे जवानों, मैंने भरपूर टाइम लगा के आपको ग्राफिकल मेथड सिखाए हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड सिखाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में हम लोग एनालिटिकल मेथड की तरफ बढ़ेंगे, तो तब तक फिजिक्स को अच्छे से मन लगाकर प्रैक्टिस करो। प्यारे जवानों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।